चलो देखो, कैपेसिटेशन पावर, ठीक है, इट मीन्स पावर ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग, ठीक है। अब जो स्पर्म है, स्पर्म जो ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो उसके पास जो पावर होती है दैट इज कैपेसिटेशन पावर। कैपेसिटेशन पावर प्रोवाइडेड बाय फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि जब जो कैपेसिटेशन पावर होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहां पे होती है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। क्योंकि पेनिस के द्वारा वो तो वेजाइना में ऑलरेडी चला ही जाएगा, वेजाइना से आगे उसको जाना है, आगे उसको मूव करना है फैलोपियन ट्यूब तक। तो वेजाइना से जो फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा, वहां तक जाने के लिए उसको क्या चाहिए, पावर चाहिए। और उसको एनर्जी कौन देगा, याद करो मैंने बतलाया हुआ था, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के पास जो उसका मिडिल पीस होता है, उसके मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि उसको एनर्जी देता है, जिसके कारण वो आगे चल पाएगा। साथ ही साथ उसके पास जो टेल होता है, वो टेल उसको मोटिलिटी देता है, जिससे कि वो आगे मूव कर पाएगा। और उसको जो उसके पास जो कैपेसिटी होती है दैट इज कैपेसिटेशन पावर, जो कि उसको मिलता है कहां पे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। क्लियर, पहला बात। दूसरा कि सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर, ठीक है। जैसे कि पहले का टाइम था, तो पहले के टाइम में क्या बोला जाता था कि जब किसी को फीमेल चाइल्ड होता था, जब आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाएंगे तो वहां पे बतलाएंगे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब बच्चे को मार दिया जाता है, जब बच्चे को सफैया कर दिया जाता है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसमें बतलाएंगे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि क्योंकि पहले एजुकेशन की कमी थी, तो लोग ये समझते थे कि यदि बेटी हुई है तो उसकी गलती जो है वो लेडीज की है, वो फीमेल की है, ठीक है। बट जो बेबी का जो सेक्स होता है, यानी कि बेबी मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये टोटली उसके पापा पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि जब आगे पढ़ाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक्स में, तो वहां पे पढ़ाएंगे कि फीमेल के पास होता है XX और मेल के पास होता है XY, ठीक है। तो यदि ये वाला X इस X के साथ मिला तो यहाँ पे XX यानी कि बेटी, ये इसके साथ मिला XY मतलब बेटा, हाँ तो XY तो दिए हैं, XY मतलब बेटा। यदि ये X के साथ मिला तो XX मीन्स बेटी, और ये वाला यदि इस Y के साथ आया तो XY मतलब कि बेटा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 50% बेटी का चांस होगा और 50% बेटे का चांस होगा। यानी कि बेटा बेटी एक तो 50-50 चांस होगा, वो मेल पे या फिर फीमेल पे ये नहीं डिपेंड करेगा कि वो अपने अकॉर्डिंग ये नहीं चाह सकता है कि हम ये एक्स वाले से ही फर्टिलाइज करवाएं या फिर XX से ही फर्टिलाइज करवाएं, ठीक है। मतलब कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है मेल या फिर फीमेल, वो बेबी को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे 50-50 चांस होगा। बात नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो मेल होगा ना, उस मेल के पास होता है अलग, एक होता है Y और फीमेल के पास दोनों होता है XX, ठीक है। तो जो बच्चे का जो सेक्स होगा, चाहे बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वो टोटली डिपेंड करेगा उसके फादर पे, उसके मदर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो वही यहां पे लाइन है कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर, यानी कि बच्चे का जो लिंग होगा वो उसके पापा पे डिपेंड करेगा कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। उसके बाद द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो कहां पे जाएगा, isthmus की ओर जाएगा, और isthmus की ओर जाकर के वहां पे क्या होगा, वो यूट्रस की ओर मूव करेगा, यानी कि गर्भाशय की ओर जाएगा। अब जब वो यूट्रस की ओर जाएगा तो उस टाइम में उसमें डिवीजन होता है, और इसी डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। ये था यहां पे एक ओवम और ये रहा स्पर्म, इसने इसको फर्टिलाइज कर दिया, ये बन गया मान लो जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा। ये पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, उसके बाद 4 में डिवाइड होगा, उसके बाद 8 में डिवाइड होगा, फिर 16 में डिवाइड होगा, 32 में डिवाइड होगा, 64 में डिवाइड होगा। तो 2,
4, 8 और 16, ये वाला जो स्टेज होता है इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोमर। यानी कि ये जो जाइगोट है ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, उसके बाद 4 पार्ट में, उसके बाद 8 पार्ट में और उसके बाद 16 पार्ट में। तो ये जो डिवाइड हुआ तो इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोमर। अब इनमें से भी जो 8वां और 16वां वाला स्टेज है ये इस स्पेशल स्टेज का नाम होता है मोरूला। ठीक है, इस स्पेशल स्टेज का नाम होता है मोरूला। उसके बाद बतलाएंगे कि ये जो 16 सेल है ये 32 सेल में डिवाइड होगा और 32 के बाद ये बनाएगा 64। ठीक है, अब यहां वाला ये वाले जो स्टेज हैं इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट वाला जो स्टेज होता है यही जाकर के यूट्रस की वॉल में धंस जाता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो एक बिहार बोर्ड में या फिर एक नीट में ये क्वेश्चन भी आता है कि जाइगोट का कौन सा स्टेज इम्प्लांटेशन करता है, यानी कि जाइगोट का कौन सा स्टेज है जो कि इम्प्लांटेशन यानी कि जो कि यूट्रस में जाकर के धंसता है। एक ऑप्शन क्या होगा, ब्लास्टोमर, नहीं ये भी नहीं धंसता। एक होगा मोरूला, ये भी नहीं। एक आएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो यस, ये जो ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज है ये क्या होगा, फीमेल के यूट्रस में जाकर के एम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, उस गर्भाशय की दीवार में, उस गर्भाशय के अंदर क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। क्लियर, ये नॉर्मल पॉइंट थी। अब देखो सेम वही कहानी, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर, जो अभी मैंने बोला कि 8 से 16वां वाला जो ब्लास्टोमर होता है उस स्पेशल स्टेज को बोलते हैं मोरूला। अब ये जो मोरूला है ये कॉन्टिन्यूअस टू डिवाइड, ये कॉन्टिन्यू डिवाइड होता रहता है और डिवाइड होकर के ये क्या बना लेता है, ब्लास्टोसिस्ट। देखो यहां पे ये रहा ब्लास्टोसिस्ट, ये रहा ब्लास्टोसिस्ट। तो याद रखना इसका सीक्वेंस भी यदि मान लो मन करे तो ये याद रखना कि सबसे पहले ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर के बाद मोरूला और मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट। और यदि क्वेश्चन देखोगे, यदि एमसीक्यू देखोगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो एक एमसीक्यू ये भी आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। वहां पे सीक्वेंस पूछेगा कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो सबसे पहले ब्लास्टोमर, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। क्लियर, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, और फिर ये क्या होता है, यूट्रस की ओर मूव कर रहा होता है, जा रहा होता है। अब देखो जब ये उसकी ओर जाएगा तो उसका ये जो है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज है, इस ध्यान दो, इस ब्लास्टोसिस्ट का बाहर वाला जो लेयर होगा, इस ब्लास्टोसिस्ट के बाहर वाले लेयर को बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। तो देखो यहां पे एक होगा ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा होगा, क्या पूछ रहे हो उससे, कौन दिक्कत छाला, अभी जरूरी छाला ब्लास्टोसिस्ट कथी हो कही नहीं। हाँ चलो देखे के बताओ, लो आप बताओ ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, बताओ, हम बताएंगे। ठीक है, तो अब वो जो है वो क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट में अब उसका जो बाहर वाला होगा वो होगा ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाला होगा इनर सेल मास। ठीक है, बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाला इनर सेल मास। बाहर वाला जो लेयर होगा ट्रोफोब्लास्ट, इस ट्रोफोब्लास्ट के लेयर पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहां पे बन जाएंगे। देखो यहां पे, अच्छा आगे वाले स्लाइड में होगा। तो वो जो ब्लास्टोसिस्ट होगा उस पे क्या होता है कि फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन बन जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का, जैसे मान लो कि ये है, मान लो ब्लास्टोसिस्ट है, उसके ऊपर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो बच्चा है, ये बच्चा बनेगा। और उसके बाद जो उसकी मम्मी है, क्योंकि यूट्रस के वॉल में जाकर के धंसा है
यूट्रस किसका पार्ट है? जाहिर सी बात है उसकी मम्मी का पार्ट है, ठीक है। यूट्रस किसका पार्ट है? उसकी मम्मी का। यूट्रस में प्रेजेंट होता है यूटेराइन टिश्यू, ठीक है। तो यूटेराइन टिश्यू इस ब्लास्टोसिस्ट के साथ इंटरडिजिटेटेड हो जाता है। इंटरडिजिटेटेड क्लास 11th में पढ़े हुए होंगे, इसको डिजिट्स बोलते हैं, ये सारा डिजिट्स है। जैसे यहां पे इंटरलॉक हो जाता है ना, वैसे ही वो इंटरडिजिटेटेड यानी कि दोनों मिल करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। और इसी प्लासेंटा के थ्रू मम्मी से बच्चों में, बच्चे से मम्मी में आदान प्रदान होता है न्यूट्रिएंट्स का, फूड मटेरियल्स का, ब्लड का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का, ठीक है। वो कहानी आगे आएगा ही। अब द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज गॉट एम्बेडेड इनटू वॉल्स ऑफ द यूट्रस, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। यानी कि अभी जो मैंने बोला कि नीट में पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन है कि जाइगोट का कौन सा स्टेट जो है वो यूट्रस में जाकर के धंसता है, एम्बेडेड होता है, तो वो ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज होता है, याद रखना, ठीक है। और इस धंसने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। क्लियर? चलो अब अगला टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेकंड लास्ट टॉपिक। यानी कि अब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगी? फीमेल प्रेग्नेंट होगी। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट इन 9 मंथ्स, यानी कि ह्यूमन में क्या होता है? 9 महीने का होता है। एनसीईआरटी में क्या हुआ है? एनसीईआरटी में उसने मतलब कि उसने ये बताया नहीं है एनसीईआरटी में कि कुत्ते बिल्ली में कितना होता है, हाथी में कितना होता है, सो ठीक है। लेकिन वहां पे क्वेश्चन टाइप का उसने लिखा है, ठीक है। और नीट ये कहता है कि हम फॉलो करते हैं एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी बुक को यदि फॉलो कर रहा है तो ये मत समझना कि उसका जो चैप्टर में जो चीज है वही आएगा, ठीक है। देखोगे एनसीईआरटी का पेज यदि पलटोगे तो उसके पेज से, उस चैप्टर से पहले उस यूनिट के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा और उस यूनिट में कुछ साइंटिस्ट का भी नाम लिखा हुआ होगा, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। जब मान लो कि वहां से क्वेश्चन आया, बना नहीं पाओगे एग्जाम हॉल में, बाद में अगर के बोलोगे सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी से बाहर आया था, तो वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, एनसीईआरटी है। उसने ये थोड़ी ना बोला है कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर है सिर्फ चैप्टर से ही पूछेंगे, यूनिट का जो इंट्रो है वहां से नहीं पूछेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे हो सकता है उसका मन करे तो वो ये भी पूछ दे कि वहां पे जो साइंटिस्ट का नाम दिया होगा कि उनका जन्म कब हुआ, वो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर है, उसके बाहर का नहीं है। क्लियर? तो ह्यूमन में 9 महीने का होता है। यदि बात करेंगे डॉग की तो वो 60 to 65 डेज का होता है। हाथी का सबसे ज्यादा होता है, 607 से 641 दिन का होता है। और यदि बिल्ली का बात करें तो 50 से 65 दिन का होता है, याद रखना। सॉरी, ये है गेस्टेशन, ठीक है। गेस्टेशन प्रेगनेंसी का ही दूसरा नाम है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग में प्रेगनेंसी पीरियड होता है 60 से 65 डे का। याद रखना कि प्रेगनेंसी का ही दूसरा नाम है गेस्टेशन पीरियड, शायद इसमें मैंने कहीं लिखा भी होगा। अब देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। अभी मैंने क्या बतलाया था कि ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, जिसका नाम होता है कोरियोनिक विल्लाई। याद रखना, जिसका नाम होता है कोरियोनिक विल्लाई, जो कि घिरा हुआ होता है मम्मी के यूटेराइन टिश्यू के साथ, ठीक है, और साथ ही साथ मम्मी के ब्लड के साथ। क्लियर? ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट चारों ओर से यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड, मैटरनल मतलब मम्मी, यानी कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसका ब्लड, तो उनसे वो घिरा हुआ होता है। अब देखो यहां पे द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। जो कोरियोनिक विलाई होता है और यूटेराइन टिश्यू है वो आपस में इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, और आपस में इंटरडिजिटेटेड हो गए और दोनों मिल करके एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है प्लासेंटा। और ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मैटरनल एंड फीटस के बीच में, यानी कि उसकी मम्मी और उस बच्चे के बीच का एक यूनिट है जिधर से हर चीज का आदान प्रदान होता है, दैट इज प्लासेंटा। यहां पे हम कोरियोन लिखे, ठीक है। हो सकता है दिमाग में क्वेश्चन है कि सर कोरियोन क्या होता है, तो ये भी देख लो। इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमैटोप्लोमिक
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, ठीक है। जो यदि कोरियन की बात करेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, एक एक्स्ट्रा मीसोडर्म होता है, जिसके अंदर आगे पढ़ाऊंगा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। जो बच्चा जो होता है ना, उसका जो बाहर में लेयर होता है उसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जब भी, जैसे गांव घर में बहुत कम होता है, बट शहरों में ऐसा होता है ज्यादा, या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो क्या करवाते हैं, रेगुलर चेकअप होता है उनके प्रेगनेंसी का, ठीक है। प्रेगनेंसी का रेगुलर चेकअप इन द सेंस क्या होता है कि हर महीने 15 दिन 20 दिन पे, 1.5 महीना पे उसको फीमेल को बुलाया जाता है, और फीमेल को बुला करके चेक किया जाता है कि बच्चा सही सलामत है तो नहीं है ना। उसके बाद यदि मान लो कि उसके बाद फिर बीच में वो क्या करता है, कभी एक टेस्ट करता है जिसका नाम होता है एमनियोसेंटेसिस। उस टेस्ट के द्वारा बच्चे के सेक्स का भी पता लगाया जा सकता है, बट इट इज इलीगल इन इंडिया। उसके कारण उस डॉक्टर को जेल हो सकती है, और साथ ही साथ उसको फाइन लग सकता है। और साथ ही साथ मेडिकल का सबसे बड़ा चीज, मेडिकल में कोई भी चीज गड़बड़ी होता है तो उसके सबसे बड़ा प्रॉस ये होगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लाइसेंस रद्द करने के बाद उसको फाइन होगी, प्लस उसको जेल भी होगी, और लंबा जेल होगा, ठीक है। तो वहां पे जो एमनियोसेंटेसिस है तो उसे तो सेक्स का पता लगाया जाता है, बट अब वो चीज बैन हो चुका है। उसी से पता लगाया जाता है कि बच्चे का स्वास्थ्य के बारे में, कि बच्चा हेल्दी तो है ना। यदि बच्चा हेल्दी है, बच्चे कोई बीमारी तो नहीं है, बच्चा पागल तो नहीं है, बच्चा अपाहिज तो नहीं है, ठीक है। बहुत केसेस में ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा अपाहिज है, या फिर पागल है, या फिर कुछ भी है, तो उसके कारण फिर वो उसके गार्जियन को बतलाते हैं कि ऐसी सी बात है कि जो टेस्ट हुआ है उसके अंदर पता चला है कि बच्चा का कंडीशन सही नहीं है। तो इस दुनिया में आके भी वो क्या करेगा, तो इसलिए उसको सफाई करके बच्चे को हटा दिया जाता है। क्लियर। अब प्लासेंटा इज एन ऑर्गन विच कनेक्ट्स फीटस विथ यूट्राइन वॉल, यानी कि प्लासेंटा ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, फीटस यानी कि बच्चे को उसके यूटेराइन वॉल यानी कि उसके मम्मी के साथ जोड़ता है। कौन, प्लासेंटा। अभी बतलाएं। अगला, इट कॉन्स्टिट्यूट बोथ मैटरनल एंड फीटल पार्ट। जो प्लासेंटा होता है मैटरनल और फीटल दोनों पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। मैटरनल पार्ट क्या क्या था, मैटरनल पार्ट कोरियोनिक विलाई, और फीटस का क्या पार्ट था, ट्रोफोब्ला सॉरी आई एम सो सॉरी फीटस पे था कोरियोनिक विलाई, और उधर यूटेराइन टिश्यू। तो ये मम्मी और बच्चे के दोनों के पार्ट से मिलकर के ये बनता है। द प्लासेंटा एक्ट एज ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, थोड़ा हाई लेवल वाला, अपर लेवल वाला। प्रो आता है जैसे आईफोन प्रो मैक्स, इस टाइप का अल्ट्रा, तो वो अपर लेवल वाला, यानी कि जो मम्मी से उसके बच्चे में जो चीज जाएगा वही चीज जाए जो बच्चे के लिए हेल्दी है, जो बच्चे के लिए जरूरी है, उसको फिल्टर करेगा, सही चीज है या नहीं है। सही चीज यदि नहीं होगा तो उसको आगे पास नहीं होने देगा, और यदि सही चीज होगा बच्चे के लिए तो उसको जाने देगा। तो प्लासेंटा इस चीज में भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, एंटीबॉडी हो गया, हार्मोन्स हो गया, इन सबको बच्चे में जाने देता है। क्लियर। उसके बाद प्लासेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी काम करता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। याद करो, कल शायद हम लिखवाए हुए भी थे, कल या परसों, कि प्लासेंटा इज एन टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। या फिर शायद मैंने बोला हुआ था, सॉरी हम से सॉरी, कॉर्पस लुटियम था वो। यहाँ पे प्लासेंटा भी क्या है, प्लासेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है, और ये भी क्या होता है, टेम्पररी ही होता है, क्योंकि बाद में निकल जाता है। तो प्लासेंटा भी कुछ हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है, याद रखें, और नीट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो प्लासेंटा है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPGL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। तीसरा होता है कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। चौथा होता है कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन, और पांचवा होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे नेम इंपॉर्टेंट है, जब आगे जाओगे यदि कोई मेडिकल कॉलेज मिलता है तो वहां पे फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है MBBS में, तो वहां पे इन चीजों के बारे में डिटेल में बतलाई जाती है। क्लियर, लिख लियो ये। चलो
रिलैक्सिन कुछ हॉर्मोन्स याद रखना कि जैसे अब जैसे वहां पे बतलाया कि वो प्लासेंटा कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, ओवरी कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, रिलैक्सिन, याद रखना। अब देखो जर्म लेयर, जर्म लेयर की यदि हम बात करेंगे ना, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो तो वो क्या होगा, किसी न किसी लेयर से ही बनता है, ठीक है, चाहे वो अंदर वाला हो, बीच वाला हो या फिर बाहर वाला हो। तो जर्म लेयर हमारे बॉडी में टोटल 3 होते हैं। एक्टोडर्म मतलब कि बाहर वाला लेयर, मीजोडर्म बीच वाला लेयर, एंडोडर्म अंदर वाला लेयर। अब जर्म लेयर बनता कैसे है बच्चे में, सबसे पहले कौन सा लेयर बनता है, सबसे पहले एक्टोडर्म बाहर वाला पार्ट बनता है, उसके बाद एंडोडर्म अंदर वाला पार्ट बनता है, और उसके बाद बीच वाला यानी कि मीजोडर्म बनता है। इस चीज को याद रखना। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, ठीक है। जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप का काम होता है हार्ट साउंड को सुनने के लिए, ठीक है। कभी नहीं, तुम लोग को नहीं होगा, छोड़ दो। तो कभी जो वो हार्ट, तो स्टेथोस्कोप जो होता है उससे हार्ट साउंड सुनने में वो काम आता है। तो जब बच्चा फर्स्ट साइन अपना देता है कि वो ग्रो कर रहा है, वो डॉक्टर जो होता है, देखोगे बहुत बार कि फिल्म वगैरह में देखोगे कि पेट पे उसका स्टेथोस्कोप लगाता है, वहां पे उसका हार्ट साउंड सुनता है कि बच्चा प्रॉपर ठीक ठाक तो है ना, उस चीज के लिए। देखो 9 महीने का जो प्रेगनेंसी है ना, उसको तीन ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 महीना का एक ट्राइमेस्टर होता है। पहला से तीसरा महीना को तक को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथा से छठे वाले तक को सेकेंड ट्राइमेस्टर, 7वें से 9वें वाले तक को थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। याद रखना प्रेगनेंसी में टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, यानी कि स्टार्टिंग के पहले 3 महीने के दौरान, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फीटस इज फॉर्म्ड, यानी कि बच्चे का जो बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बच्चा का रूप कैसा बनेगा वो बन जाता है पहले ही ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले ही 3 महीने में। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का दूसरा महीना खत्म होने वाला होता है, जब प्रेगनेंसी का दूसरा महीना पूरा होने वाला होता है, तब फीटस के अंदर लिम्स, हाथ पैर और ये उंगलियां सब बन जाती है। क्लियर? कब? जब सेकेंड मंथ कंप्लीट होने वाला होता है, याद रखना। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, पहले बताया था 60 नहीं 70% प्लस पार्ट था मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, उसके बाद रट्टू वाला पार्ट है, उसके बाद मेनली है तुमको याद करना। मेरा काम है स्टार्टिंग बस तुम लोग को हिंट देना, समझाना। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, ठीक है, यानी कि जब 12 वीक खत्म होने वाला होता है, 12 वीक, हाँ सॉरी, ठीक है, 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक। अब यहाँ पे सोचोगे सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे, वीक लिखा है यहाँ पे, मंथ नहीं लिखा है, याद रखना, ठीक है। 12 वीक, एक महीना में 4 वीक अप्रोक्स, तो 3 महीना में 12 वीक, तो 12 वीक मतलब 3 महीना, 3 महीना मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होने वाला होता है, तब मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब बन जाता है। बन जाता है, बनना क्या बन जाता है इस 3 महीने में? The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during 5th month, ठीक है। वो सुने होगे ना कि फिल्म सब में कि बच्चा लात मार रहा है, यही वाला केस होता है, ठीक है। जब 5वां महीना होता है ना, तब बच्चा लात मारना स्टार्ट होता है, यानी कि मूवमेंट करना शुरू करता है, ठीक है। और साथ ही साथ उस बच्चे के हेड पे जो होता है, जैसे यदि लड़का है तो उसके माथे पे कम बाल होगा, लड़की है तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो बाल भी हमें दिखने शुरू हो जाते हैं ये 5वें महीने में। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि जब 6 महीना कंप्लीट होने वाला होता है, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट, ईटीसी। स्टार्टिंग में ये ऐसे होता है, ठीक है, धीरे धीरे ये अलग हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ बॉडी में जितना हेयर आना होता है वो हेयर वगैरह भी आ जाता है, और ये सारा प्रोसेस यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर 6 महीने तक कंप्लीट हो जाता है। नाउ बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, जब 9 महीना कंप्लीट होने वाला होता है, द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी, यानी कि अब बच्चा एकदम तैयार है और डिलीवरी के लिए
अब पूरा रेडी है। लास्ट टॉपिक, पार्चुरेशन, यानी कि पार्चुरेशन को ही बोलते हैं दूसरा नाम डिलीवरी, याद रखना। जैसे मेडिकल में क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे बोलते हैं डिलीवरी, तो मेडिकल टर्म है उसका पार्चुरेशन। नॉर्मली बोल रहे हैं हम लोग प्रेगनेंसी, बट रियल है उसका नेम है गेस्टेशन या फिर गेस्टेशन पीरियड, ठीक। तो पार्चुरेशन, एवरेज ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, ह्यूमन में प्रेगनेंसी अप्रॉक्स 9 महीने का होता है, 38 वीक का होता है और 266 दिन का होता है। 38 के आसपास में, यानी कि 36 अप्रॉक्स वही नहीं बोला गया है, 38 वीक के आसपास में। क्यों पूछेगा? यदि वो पूछेगा, यदि ऑप्शन ऐसा देगा, मान लो यदि देखो, जब जहां पे अप्रॉक्स वाली बात आती है तो वह ऐसा पास पास पूछेगा ही नहीं। तुम कहीं पे किसी भी बुक में निकाल के दिखा दो, वहां पे यदि वो पूछेगा, यदि मान लो ये वाला पूछा, यदि वो 36 दिया 38 नहीं देगा, यदि 38 दिया 36 नहीं देगा, इतना भी ज्यादा वो पागल नहीं है, ठीक है। हाँ, यदि ऐसा देगा, बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है, यदि ऐसा देता है तो उसको बोलते हैं बोनस क्वेश्चन, और बोनस क्वेश्चन में सबको नंबर मिलता है। यानी कि ये नहीं कि जैसे मान लो बी और सी यदि लग रहा है दोनों सही है, ठीक है, तो किसी ने बी भी मारा है या फिर सी भी मारा है, तब दोनों में से दोनों को ही सही किया जाएगा, जितनों ने बी या सी को मारा होगा, दैट इज बोनस क्वेश्चन, उसको बोलते हैं बोनस क्वेश्चन, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट सबको भी शायद वो नंबर दे देता है, क्लियर। और वो इसका गेस्टेशन पीरियड है। A vigorous contraction occur in wall of uterus at the end of pregnancy causes expulsion of the baby। अब क्या होता है कि यूट्रस के वॉल में तेज कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि वेजाइना हल्का सा चौड़ा होना स्टार्ट होता है, यहीं पे पेन होना स्टार्ट होता है, और अप्रॉक्स जब वो फीमेल बच्चे को जन्म दे रही होती है, अप्रॉक्स 52 बोन्स, 52 हड्डी के टूटने के बराबर वहां पे दर्द होता है, ठीक है। जैसे ही 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा, अब फीमेल के यूट्रस में क्या होगा, पेन स्टार्ट होगा, उसके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, खिंचाव स्टार्ट होगा, जिसके कारण बेबी क्या होगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। और यही डिलीवरी का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी कि बच्चे के डिलीवरी का जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। और पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब होता है ब्रेन और हार्मोन दोनों से रिलेटेड मैकेनिज्म है। यहीं पे ऑक्सीटोसिन का फ्लो होगा, ऑक्सीटोसिन ही क्या करेगा, दर्द भी देगा, और फिर ऑक्सीटोसिन ही क्या करेगा, लेबर पेन, उसको हार्मोन भी बोलते हैं, शायद मैंने लिखवाया होगा, ठीक है। तो वहीं वो क्या करेगा, दर्द को कम करने की भी वहां पे कोशिश करता है। यदि ऑक्सीटोसिन वहां पे फ्लो नहीं होगा तो उस फीमेल की जान तक जा सकती है, ये भी मैंने शायद बतलाया हुआ था, क्लियर। उसके बाद द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा व्हिच इंड्यूसेस द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सेम वही कहानी बोल रहा है, मतलब कि बात ऑलमोस्ट घुमा फिरा करके वही है कि जब बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाएगा और तब उसका जो प्लासेंटा होगा या फिर बच्चा खुद क्या करेगा, सिग्नल्स देगा, ठीक है। यानी कि सिग्नल्स कैसे देगा, अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन की लाल बत्ती जैसे है कि लाल बत्ती जला देगा तो रुक जाओ, पीला बत्ती है मतलब कि स्लो स्लो चला, हरा बत्ती है तो खींचो स्पीड में। यहाँ पे सिग्नल कैसे देगा, उसके यूट्रस में पेन स्टार्ट होगा, ठीक है। पेन स्टार्ट होने वाला, 9 महीना कंप्लीट हो गया, पेन स्टार्ट हो रहा है इन द सेंस कि अब डिलीवरी होने वाली है, अब बच्चा बाहर आने वाला है, तो ऐसी होता है डिलीवरी। This led to expulsion of baby after that the infant is delivered and placenta is expelled। इसके बाद उस बेबी को इस दुनिया में बाहर निकल लाया जाता है और जो प्लासेंटा है उसको भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्लियर। सबसे लास्ट में लैक्टेशन, जो फीमेल के अंदर मिल्क बनने का प्रोसेस होता है, दैट इज द लैक्टेशन। नाउ द चैप्टर इज एंड। कहां से लिखना है लिखो। ये तो हो गया शायद, लिख लो। नहीं, 9 के कहल के ना, 9 नहीं, 8:45 नहीं मिले अभी। कथी बढ़ा दिए,